हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण यानी ट्रांसफार्मर की क्लासिफिकेशन के पार्ट के बारे में। उसके बाद में जाना था कि ईएमएफ समीकरण के यानी ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ समीकरण होती है वो किस आधार पर बनाई जाती है और ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इन सभी बातों के बारे में जाना था और पढ़ा था ट्रांसफार्मर रेशो के बारे में कि ट्रांसफार्मर रेशो किसे कहते हैं, के का मान क्या होता है। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारे ट्रांसफार्मर जो होता है उनके भागों का अध्ययन यानी ट्रांसफार्मर के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में, यानी कौन सा पार्ट किसका बना होता है और क्या क्या कार्य करता है और उन पार्ट्स की ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या भूमिका है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो पिछली क्लास में कुछ टॉपिक रह गया था एक थोड़ा सा, जिसका नाम है कि ट्रांसफार्मर में टर्न रेशो। ट्रांसफार्मर के अंदर जो टर्न रेशो था टर्न प्रति वोल्ट के नाम से, ट्रांसफार्मर में टर्न प्रति वोल्ट। टर्न प्रति वोल्ट का मतलब है कि जिस प्रकार से प्राइमरी में टर्नों की संख्या, अगर अपने बात कर रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डाउट नहीं है किसी को, अब चीज़ें समझ में आने लग गई है ना आपको। अब बात करते हैं कि मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है वो है स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर। ही यहाँ पर लगा दिया गया है लोड का मान इस प्रकार से, और यहाँ पर मैंने एसी सप्लाई से क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। ट्रांसफार्मर में टर्न प्रति वोल्ट का मतलब है कि जो ट्रांसफार्मर की जो एक वाइंडिंग में अंदर एक टर्न होता है, यानी एक टर्न जितनी वोल्टता उत्पन्न करता है उतनी वोल्टता क्या होता है कि सेकेंडरी में एक टर्न करता है। अगर बात करें कि प्राइमरी में एक टर्न 1 वोल्ट कर रहा है, 1 वोल्ट प्रति टर्न, यानी जो ये एक टर्न है ये 1 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है, तो सेकेंडरी में भी क्या होगा कि ये टर्न होगा वो क्या करेगा कि 1 ही वोल्ट उत्पन्न करेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी में अगर 1 वोल्ट कर रहा है तो सेकेंडरी में कितना करेगा, 2 टर्न करेगा, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होगा। अपनी बात करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, समान होता है, तो सेकेंडरी में भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मान समान होता है। अब बात करते हैं कि फाई मैक्सिमम जो फ्लक्स होता है वो भी क्या रहता है, समान रहता है, क्योंकि जो प्राइमरी के अंदर जो फ्लक्स कटा है यानी प्राइमरी के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न किया है वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा, तो क्या होगा उसका भी मान क्या होता है, सेम रहता है। अब बात करते हैं कि एक चीज़ और आती है, यानी वोल्ट प्रति जो टर्न रेशो होता है वो भी क्या रहता है, समान रहता है, वोल्ट प्रति टर्न। आप सभी को याद रखना है कि जो प्राइमरी में एक टर्न जो वोल्टता उत्पन्न करेगा उतनी सेकेंडरी में एक टर्न क्या करेगा, वोल्टता उत्पन्न करेगा। जिस हिसाब से अपने देखते हैं कि वोल्टता प्रति टर्न, वोल्टता यानी अगर बात करूँ मैं कि E1 की, यानी E1 बट्टे के अंदर क्या आता है आपका N1 और बराबर क्या आता है E2 बट्टे में क्या आता है N2। ये आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्ट प्रति टर्न का अनुपात है, यानी वोल्ट प्रति टर्न, यानी ये दोनों क्या रहते हैं, समान रहते हैं। अगर बात करते हैं कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्न है, मान लेते हैं कि इसमें कितने 8 टर्न लगाए गए और 8 टर्न लेते हैं कि 1 वोल्ट 1 टर्न उत्पन्न कर रहा है, 1 टर्न 1 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है, तो टोटल 8 टर्न है, तो यानी जो वोल्टेज का मान लेता हूँ कि यहाँ पर कितना है, 8 वोल्ट है। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। यहाँ पर भी क्या होगा कि ये एक टर्न 1 वोल्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 वोल्ट, ये भी एक, ऐसा करते करते कितने टोटल हो जाएगी आपकी वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। यानी जो वोल्टता बढ़ती है वो टर्नों की संख्या बढ़ाने पर वोल्टता बढ़ती है। अगर आप टर्नों की संख्या को कम कर दोगे, यानी मेरे पास यहाँ पर कितनी है, 8 है, अगर मैं यहाँ पर 6 टर्न लेता हूँ तो वोल्टेज कितनी मिलेगी, मुझे 6 वोल्ट मिलेगी। अगर टर्नों की संख्या मैंने क्या की, कम की, यानी कम से अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास कितनी है, इतनी टर्न है यहाँ से, तो बात करते हैं कि 1 2 3 4 5 टर्न है, तो मुझे कितना वोल्ट मिला, 5 वोल्ट मिला। यानी पहले कितनी थी, 8 वोल्ट को इसने कितने में कन्वर्ट कर दिया, 5 वोल्ट में कर दिया, तो ये क्या हो गया, स्टेप डाउन हो गया। अगर मैंने टर्नों की संख्या बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो वोल्ट प्रति टर्न रेशियो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा प्राइमरी के अकॉर्डिंग, और वोल्टता का मान क्या होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी अगर 12 टर्न है तो यहाँ पर वोल्टेज का मान क्या आ जाएगा, 12 वोल्ट। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो टर्न रेशियो होता है वो क्या रहता है, समान रहता है प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर। अब बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन कौन सी राशि होती है वो समान रहती है और कौन कौन सी समान नहीं रहती है। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले जो पॉइंट आता है
वो आता है कि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडल में एक से एक समान राशियाँ कौन कौन सी होती है। यानी यहाँ टॉपिक क्या है कि प्राथमिक व द्वितीयक कुंडल में एक समान राशियाँ। अब बात करते हैं कि जो आपकी पहली आती है वो आती है फ्रीक्वेंसी का मान यानी आवर्ती। अगर आवर्ती की बात करें कि आवर्ती आप सभी को पता है कि आवर्ती किस चीज़ की होती है, ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो फ्लक्स परिवर्तन होता है उसकी क्या होती है, ये आवर्ती होती है। आप सभी को पता है फ्रीक्वेंसी की आवर्ती नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 2 नंबर जो पॉइंट आता है वो है कि वोल्ट प्रति टर्न रेशो। यानी प्राइमरी में क्या होता है कि वोल्ट प्रति टर्न रेशो समान रहता है, तो सेकेंडरी में क्या रहेगा, उतना ही रहता है। अब अगर बात करते हैं कि 3 नंबर पॉइंट की कि चुंबकीय फ्लक्स, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स वो भी क्या रहता है, समान रहता है। और आपका जो 4 नंबर आता है वो आता है इम्पीडेंस रेशो। इम्पीडेंस यानी जेड का मान, और ये क्या है, फ्लक्स। इम्पीडेंस क्या रहता है, प्राइमरी में जितना इम्पीडेंस उतना ही क्या होगा, सेकेंडरी में इम्पीडेंस होगा। और आपका जो वोल्टता का मान होता है वो क्या होता है, अलग होता है। आई का मान क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, ये चीज़ क्या रहती है, नो चेंज। सॉरी, ये क्या होती है, चेंज होती है, और ये क्या रहती है, नो चेंज। इसके अंदर एक 5 नंबर आता है आपकी पावर। जो शक्ति होती है वो प्राइमरी में उतनी मिलेगी, सेकेंडरी में क्या होगी, वही पावर होगी। ठीक है, ये कह रहे थे आपके नो चेंज, और ये क्या रहते हैं आपके चेंज होते हैं। प्राइमरी में के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी हो, ये चीज़ें आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। प्राइमरी हो वाइंडिंग चाहे सेकेंडरी हो। और अगर बात करें कि सेकेंडरी के अंदर चेंज क्या होती है, तो वोल्टेज चेंज होती है। वोल्टेज के साथ साथ क्या होती है, धारा भी का मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब जो टॉपिक आता है अपना जो नया टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसफार्मर के भागों का अध्ययन, ट्रांसफार्मर के पार्ट के बारे में। ट्रांसफार्मर के पार्ट के अंदर सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ ट्रांसफार्मर का। ये जो दर्शाई गई है ये है कूलिंग पाइपें। कूलिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऑयल को क्या करती है, ठंडा रखती है, इसलिए इनको बोला जाता है कूलिंग पाइपें। ये क्या कहलाती है, कूलिंग पाइपें। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है ट्रांसफार्मर के अंदर। और वाइंडिंग क्या होती है कि 2 तरीके से की जाती है, एक तो स्टार के अंदर होगी, डेल्टा में होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। ये वाइंडिंग वाला जो चैप्टर है वो आएगा बाद के अंदर, तब अपने पढ़ेंगे। उससे पहले क्या होता है कि ट्रांसफार्मर आप सभी को पता है कि एसी धारा पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता ये भी आप लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर की जाती है आपकी, ये जो वाइंडिंग कर रहा हूँ ये आपकी डेल्टा है, और ये आगे डेल्टा टू स्टार, और यहाँ पर मैंने लगा दी है कोर, जिस पर क्या लपेटी गई है, वाइंडिंग। और कोर किसकी बनी होती है आप सभी को पता है, सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन की मात्रा कितनी रखी जाती है, 5%, 3 से। अब इसके क्या होता है कि यहाँ पर लगाई जाती है बुशिंग। सभी को पता है बुशिंग क्या होती है, अपने जब नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इस प्रकार से ये क्या काम करती है कि जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर जो सप्लाई है उसको बाहर देने के लिए
और बाहर की सप्लाई को अंदर लेने के लिए यूज़ में लाई जाती है। अगर अपने सीधा बॉडी से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, करंट आ सकता है बॉडी में, ठीक है। इससे बचने के लिए इतना हो गया। ये क्या किया गया है, ज़मीन पे रखा गया है। यहाँ पर जो लगाया जाता है उसे बोला जाता है कंजर्वेटर टैंक। इनके बीच के अंदर लगाई जाती है यहाँ पर ग्लूकोज रिले। यहाँ से क्या होता है कि एक पाइप बाहर निकाली जाती है जहाँ से लगाया जाता है ब्रीदर। और इस ब्रीदर में क्रिस्टल के रूप में भरी जाती है सिलिका जेल, जो अभी अपने पढ़ने वाले हैं क्यों भरी जाती है। और ये पूरा ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है। ये भाग है यहाँ तक क्या होता है, ऑयल से भरा रहता है। ऑयल का कार्य बताएंगे आपको कि ऑयल किस कार्य के लिए यूज़ में लाया जाता है। यहाँ पर लगाया जाता है एक्सप्लोजन वाल्व, इस तरीके से। और यहाँ पर लगाया जाता है आपका टेम्परेचर मीटर, यानी ये टेम्परेचर बताता है कि कितना ट्रांसफार्मर गर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ। यहाँ पर होती है ऑयल निकालने के लिए इनलेट पाइप, और इसको किया गया है अर्थ ज़मीन से। हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि सबसे पहला जो आता है कि ट्रांसफार्मर के भाग के अंदर सबसे पहला आता है आपका मेन टैंक। ये जो आपका जो पार्ट वाला है, ये जो इतनी बॉडी है, ये वाली जो दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आप ऑयल है और क्या है, कोर और वाइंडिंग स्थापित की जाती है, वो क्या कहलाता है, मेन टैंक, यानी मुख्य टैंक। ये क्या है, मेन टैंक। अब मेन टैंक का जो कार्य क्या होता है, मेन टैंक का जो कार्य होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेन टैंक होता है वो किसका बनाया जाता है। मेन टैंक बनाया जाता है एमएस का। एमएस क्या होता है, माइल्ड स्टील। क्वेश्चन क्या आएगा कि ट्रांसफार्मर का मेन टैंक बना रहता है, तो आप क्या बताओगे कि ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है वो माइल्ड स्टील का बना रहता है। और इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है कि ऑयल को क्या करना, ग्रहण करना, और ऑयल और इसके साथ साथ क्या होता है कि ट्रांसफार्मर कोर और ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसको अपने अंदर स्थापित करना। तीन चीज़ें कार्य करता है कि जो बॉडी होती है, बॉडी का जो मेन मुख्य पार्ट क्या कहलाता है, आपका मेन टैंक कहलाता है, जो किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बने रहता है। और ये जो आंतरिक भागों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। सुरक्षा जिस प्रकार से करता है कि वाइंडिंग से सुरक्षा करता है, वाइंडिंग को और कोर को और ऑयल को नमी से बचाता है, यानी इसके अंदर बाहर क्या होती है, पूरी कवर होती है। तो सबसे पहला जो कार्य आता है वो आता है कि ऑयल को ग्राइंड करना। उसके बाद में आता है कोर को, और कोर के अंदर क्या लगी रहती है, वाइंडिंग। इन तीनों चीज़ों को क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। उसके बाद में बात करते हैं कि आता है संरक्षी टैंक। ये क्या कहलाता है, संरक्षी टैंक। संरक्षी टैंक का मतलब होता है, इसको बोला जाता है कंजर्वेटर टैंक। इसका कार्य क्या होता है कि
जब ट्रांसफार्मर जब वर्किंग पे है, ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, तब क्या होता है कि जो हानियाँ होती है, जो लॉसेज होते हैं, लॉसेज के कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो वाइंडिंग है वो क्या हो जाएगी, गर्म होगी। और गर्म होने के कारण क्या होगा कि जिसका ऑयल है, ऑयल ने क्या किया कि उस गर्मी को अपने अंदर क्या कर लिया, एग्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब ऑयल क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, ऑयल गर्म होने के कारण क्या होगा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी चीज़ बॉयल होती है वो क्या होती है, ऊपर उठती है। अब क्या होगा कि ये ऑयल जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके माध्यम से, अगर ये कंजर्वेटर टैंक नहीं होता, यानी संरक्षित टैंक नहीं होता, तो ऑयल यह ट्रांसफार्मर का मेन टैंक का वो क्या निकल जाता, बाहर निकल जाता। अगर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं लगाई जाती तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये क्या है कि ज़्यादा गर्म होने के कारण क्या हुआ कि इसके अंदर वाष्प होगी, गैस भरेगी, जिसके कारण क्या है, ये फट भी सकता है ट्रांसफार्मर। इससे बचने के लिए क्या किया कि कंजर्वेटर टैंक का निर्माण किया गया, इसके ऊपर लगाया गया। ये क्या करता है कि जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा तो इससे ऊपर निकलेगा। और ट्रांसफार्मर जो कंजर्वेटर टैंक होता है, ये क्या होता है कि 1/3 भाग, 1/3 भाग क्या होता है, खाली होता है, और 2/3 भाग क्या होता है, भरा रहता है। ठीक है, यानी इतना इतना भरा रहता है। इसके 3 भाग ले लेते हैं इस प्रकार से, यानी ये 2 भाग भरे रहेंगे, 1 भाग क्या रहेगा, खाली रहेगा। जैसे जैसे क्या होगा कि ऑयल गर्म होगा तो ये यहाँ इस स्थान पर क्या है, वायु है, तो ये क्या है, पूरा भर जाएगा। जो वायु है वो इसके माध्यम से क्या हो जाएगी, बाहर एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे जैसे ऑयल ठंडा होगा, जैसे जैसे ऑयल ठंडा होगा तो अपनी अवस्था में आएगा, और अपनी अवस्था में आएगा तो क्या होगा कि ये फिर से क्या होगा कि अपना लेवल है, ये जो जगह है वो पूरा 2/3 फिर से भर जाएगा, और ये जगह खाली रह जाएगी, और ट्रांसफार्मर की अपनी पूरी क्या है कि ऑयल से भरा रहेगा, और उसी पहले जैसे कार्य कर रहा था वैसे कार्य ये करता रहेगा। ठीक है, अब इसका जो कार्य क्या है, अगर ये नहीं होता तो इसका जो ऑयल बाहर निकल जाता, और ऑयल कम हो जाता। कम होने के कारण क्या होता कि अगर जैसे जैसे ऑयल गर्म होता, बाहर निकल गया, फिर ठंडा हुआ तो क्या हो गया, ये यहाँ से तक चला गया, फिर ऑयल गर्म हुआ, निकल गया, बाहर यहाँ तक आ गया। ऐसे क्या होता है कि वाइंडिंग के अंदर जो ऑयल है वो क्या होता है, कम होता जाता धीरे धीरे, और ये वाइंडिंग क्या होती है अपनी, ये खराब हो जाती। ठीक है, ऑयल क्या हो जाता, बाहर निकल जाता, और जिसके कारण से क्या होता है, ये जो रेगिस्तान है ये ज़्यादा खाली होता रहता, और जिसके कारण क्या वाइंडिंग खराब हो जाती। इसलिए किसका निर्माण किया गया, कंजर्वेटर टैंक का। ये भी किसका बना होता है, MS यानी माइल्ड स्टील का बना रहता है, MS का। और इसका कार्य क्या होता है कि मेन टैंक के अंदर जो ऑयल का स्तर बनाए रखना। क्वेश्चन क्या आएगा कि ट्रांसफार्मर में मेन टैंक का जो ऑयल का स्तर बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि कंजर्वेटर टैंक का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि 3 नंबर का पॉइंट आता है आपका ब्रीदर। ये वाला जो पॉइंट आता है ये क्या कहलाता है, ब्रीदर। इसको बोला जाता है श्वसक भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। श्वसक क्या करता है, श्वसक का कार्य क्या होता है कि जब ये स्थान क्या रहता है, खाली रहता है। ठीक है, जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा ये स्थान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये जो वायु है वो क्या हो जाएगी, इसके माध्यम से बाहर आ जाएगी। जैसे जैसे ऑयल ठंडा होगा तो इस स्थान पे क्या आएगी, फिर से वायु बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, इसके अंदर से वापस से फिर से क्या होगा, वायु अंदर जाएगी। यानी ये क्या करता है कि वायु को एग्जिट और एंट्री करवाने का कार्य करता है। यानी वायु के क्या करता है, बाहर और अंदर करने के लिए काम में लाया जाता है। इसका नाम क्या होता है, ब्रीदर होता है। ठीक है, ब्रीदर के अंदर क्या किया जाता है कि क्रिस्टल के रूप में सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। ब्रीदर में सिलिका जेल लगाई जाती है। सिलिका जेल का मुख्य कार्य क्या होता है कि जो, अब बात करते हैं कि जो ऑयल होता है वो अब क्या होता है, अचालक होता है। ये जगह खाली थी, जैसे जैसे क्या हुआ कि ऑयल बाहर निकला, चला गया, और बाहर जो वातावरण के अंदर जो वायु है वो क्या है, नमी रहित वायु है। यानी इसके अंदर क्या है, मॉइस्चर है, वायु के अंदर नमी है। जैसे जैसे क्या होगा कि ऑयल ठंडा होगा तो ये फिर से स्थान क्या होगा, खाली रहेगा, और ये वाला क्या होगा कि हवा से भर जाएगा। तो जो बाहर से वायु आएगी वो क्या होगी, शुष्क हवा नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी, शुष्क हवा। शुष्क हवा नहीं होगी, अगर सीधी वो नमी वाली, नमी युक्त क्या होती है, हवा होती है, वो नमी युक्त हवा, नमी युक्त हवा होती है। वो क्या होती है कि अंदर जाएगी, और अंदर जाने के कारण क्या होगा कि जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो अचालक है,
और नमी के कारण क्या हो जाएगा, वो इसकी जो अचालकता का गुण है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसके कारण ऑयल क्या है, चालक बन जाएगा और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि इसके ब्रीदर में एक क्रिस्टल के रूप में सिलिका जेल भरी जाती है, क्रिस्टल के रूप में सिलिका जेल भरी जाती है। और सिलिका जेल क्या करती है कि नमी को अवशोषित करती है, यानी जो बाहर से हवा जा रही है उसके अंदर जो नमी है उसको क्या करेगी, अवशोषित करेगी और शुष्क हवा को क्या जाने देगी, अंदर प्रवेश करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रीदर होता है, इसके दो कार्य होते हैं। सबसे पहला जो कार्य, अगर आपसे क्वेश्चन है कि ब्रीदर क्या करता है, यानी वायु का कार्य करता है, यानी वायु को बाहर भेजना और अंदर लेना। उसके बाद ये बोला जाता है कि नमी को सोखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर भी ऑप्शन में आएगा ब्रीदर भी आएगा और वहाँ पर आएगी सिलिका जेल। तो आपको आंसर करना है, राइट क्या करना है, सिलिका जेल। सिलिका जेल का कार्य होता है नमी को अवशोषित करना। ठीक है, नमी को अवशोषित करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो प्योर सिलिका जेल होती है वो कौन से कलर की होती है, हल्का बैंगनी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि शुद्ध अवस्था में सिलिका जेल का जो रंग होता है वो कौन सा होता है। आप जब मार्केट से लेके आओगे प्योर सिलिका जेल का मतलब होता है कि इसने अभी तक कोई भी नमी अवशोषित नहीं की है, यानी प्योर सिलिका जेल का जो कलर होता है वो होता है आपका हल्का बैंगनी होता है, हल्का बैंगनी या फिर नीला। अब बात करते हैं कि अशुद्ध अवस्था में, यानी क्या हुआ कि वायु ने क्या किया कि अंदर अवशोषित किया। ठीक है, और अंदर अवशोषित करने के बाद क्या हुआ कि इसने नमी को क्या किया, शोषित करने के बाद ये क्यों कौन से कलर की हो जाती है, तो ये हो जाती है अशुद्ध के अंदर हो जाती है। अशुद्ध की अगर बात करें तो हो जाती है सफ़ेद रंग की, सफ़ेद या फिर हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि एक शुद्ध अवस्था में यानी प्योर सिलिका जेल का रंग होता है, तो आप क्या बताओगे, हल्का बैंगनी या फिर नीले कलर की। और नमी युक्त सिलिका जेल का रंग क्या होता है, सफ़ेद या फिर हल्का गुलाबी होता है। ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्रीदर से है कि ब्रीदर के कार्य क्या होता है, नमी को यानी हवा को अंदर प्रवेश करवाना, और जो इसका जो कार्य होता है यानी ब्रीदर का के अंदर जो डाली गई सिलिका जेल का कार्य होता है वो क्या करता है कि नमी को अवशोषित करना। और जो शुद्ध अवस्था में जो होती है वो क्या होती है, हल्का बैंगनी या फिर नीले कलर की, और अशुद्ध होने के बाद किसकी होती है, सफ़ेद या फिर हल्का गुलाबी की। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सिलिका जेल होती है ये किसके रूप में भरी जाती है। क्वेश्चन आएगा कि ब्रीदर में सिलिका जेल है किसके रूप में भरी जाती है, तो आप क्या बताओगे कि क्रिस्टल के रूप में भरी जाती है, यानी छोटे छोटे कण होते हैं उनके रूप में क्या होती है, भरी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके बारे में, इसका जो नाम है वो क्या है, बकोल्ज रिले। इसे क्या कहते हैं, मैं एक बार यहाँ से इस तरीके से यहाँ से बता देता हूँ। ये क्या है, बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले क्या करती है कि ये आंतरिक भागों की क्या करती है, सुरक्षा करती है, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंटरनल जो फॉल्ट आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो युक्ति लगाई जाती है उसको बोला जाता है बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले, बकोल्ज रिले को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है प्रेशर दाब रिलीज के नाम से। और अगर इसकी बात करें प्रिंसिपल की, यानी ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आप बताओगे कि गैस रिलीज के, गैस रिलीज। ग्लूकोज रिले गैस रिलीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये किस प्रकार से कार्य करती है कि इसके अंदर क्या होता है कि दो प्रकार के स्विच लगाए जाते हैं, यानी एक कंटेनर होगा इतना सा छोटा सा, यहाँ पर दिखाया गया है पर ऐसा नहीं होता। इससे क्या होता है कि इस प्रकार से एक बड़ा सा कंटेन होता है, ठीक है, और इसके अंदर दो स्विच लगाए जाते हैं। दोनों स्विचों के कॉन्टैक्ट इस प्रकार से होते हैं और इसके अंदर भरा रहता है पारा। पारा क्या होता है, धातु होती है, और वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चालक होती है।
इन दोनों के मध्य यहाँ पर लगा दी जाती है एक अलार्म इस प्रकार से, और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ से सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर है इसको बोला जाता है अलार्म स्विच, और इसे बोलता है ट्रिपिंग स्विच। अब बात करते हैं कि इसका जो कार्य होता है कि ये एक प्लंजर के साथ कनेक्ट होती है इस प्रकार से। यहाँ पर क्या होता है कि ये कॉन्टेक्टर होते हैं, ठीक है। ये किसका साइन है? ग्लूकोज रिले का। ग्लूकोज रिले की अगर बात करें कि इसके अंदर दो स्विच होते हैं जिनका नाम क्या होता है? अलार्म स्विच बोला जाता है और क्या बोला जाता है? ट्रिपिंग स्विच। अब ये इसके अंदर क्या भरा रहता है? पारा भरा रहता है। जैसे क्या होता है कि ऑयल, इसके अंदर क्या होता है कि ऑयल का स्तर ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया और हीटिंग का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर भी क्या होता है? ऑयल भरा रहता है पूरा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये फ्लोट होते हैं, इसके ऑयल के ऊपर क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। जैसे जैसे ऑयल का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि पहला तो ये अलार्म स्विच यानी स्विच ए है, वो क्या होता है कि इसके अंदर पारा जो भरा हुआ है इस टाइप से होता है ये, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि फ्लोट करता तैरता क्या होता है? इस साइड से यूँ हो जाता है, यानी इस साइड से हो गया। अब ये पारा है इस साइड से भरा होता है, ये सारा सारा पारा कहाँ जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। और नीचे जो कॉन्टेक्ट है दो, इस टाइप से दो कॉन्टेक्ट है, ये क्या हो जाएंगे? आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, यानी इसे पारे की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा? परिपथ ऑन हो जाएगा और ये अलार्म क्या है? सायरन बज जाएगा और सायरन बताएगा कि जो इसके अंदर जो फॉल्ट है वो आ गया, यानी जो ट्रांसफार्मर वो क्या हो गया? गर्म हो गया है, ठीक है। अगर अलार्म है बजता रहेगा, उसके बाद में अभी कोई टेक्नीशियन या कोई भी टेक्नीशियन वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो क्या होता है कि उसके बाद में जो स्विच बी होता है वो ऑपरेट होता है। स्विच बी का जो फ्लोट ऊपर ज़्यादा ऑयल जाएगा फिर से, तो क्या आएगा? स्विच बी होता है वो क्या होता है? फ्लोट तैरने लगेगा और सेम इसी टाइप से हो जाएगा। और इसका जो पार है वो सारा सारा कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और ऑन होती है क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पर कॉइल लगाई जाती है और उस कॉइल का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि कॉइल होती है वो क्या करती है कि मैग्नेट बनाती है, ठीक है। और मैग्नेट का निर्माण करेगी और मैग्नेट से क्या होते हैं कि जो सारे स्विच यहाँ पर लगाएगी यानी ऑन है ये स्विच है, ये क्या हो जाएंगे? ऑफ हो जाएंगे। और ये स्विच ऑफ होते क्या होंगे कि सारे एकदम अचानक से क्या होगा कि स्विच सारे ऑफ हो जाएंगे। और ऑफ होने से क्या होगा कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो सप्लाई जा रही है वो क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी, जिससे ट्रांसफार्मर कार्य करना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म हो गया था यानी वाइंडिंग जलने से ये क्या हो जाएगा? बच जाएगा। इसको बोला जाता है ग्लूकोज रिले। और ये गैस रिलीज वाला गैस सिद्धांत पर कैसे कार्य करती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि गैस बनेगी, गैस के कारण क्या होता है? ये फ्लोट ऑयल ज़्यादा गर्म होगा और ये क्या तैरने लगेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि ग्लूकोज रिले कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आप क्या बताओगे कि गैस रिलीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद में आएगा कि दो स्विच लगाए जाते हैं, उसके अंदर स्विच में भरा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि पारा भरा जाता है। अब बोला जाता है कि ट्रिपिंग स्विच और अलार्म स्विच दो प्रकार के आपके स्विच लगाए जाते हैं ग्लूकोज रिले में। ये थी ग्लूकोज रिले। इसका कार्य क्या था कि वाइंडिंग की सुरक्षा करना, यानी वाइंडिंग को जलने से बचाना। इस प्रकार से इसका डायग्राम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब बात करते हैं अपने बुशिंग की कि बुशिंग का कार्य क्या होता है। बुशिंग आप लोग समझते हो इसके बारे में? ये आपकी क्या कहलाती है? बुशिंग कहलाती है। इसका जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के जो बाहर सप्लाई है उसको अंदर लेना और अंदर से ट्रांसफार्मर की सप्लाई को क्या भेजना? बाहर भेजना। अगर बात करें कि ये बुशिंग नहीं होती तो सीधा ट्रांसफार्मर से अगर सप्लाई लेते तो ट्रांसफार्मर में क्या आने लगता? करंट। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि बुशिंग लगाई जाती है और बुशिंग के अंदर से क्या होती है कि वायर गुजारी जाती है, ठीक है। और ये जो बुशिंग बनाई जाती है किसकी होती है? पोर्सलिन यानी चीनी मिट्टी की बनाई जाती है। तो आपको इतना ही बताना है। क्वेश्चन क्या आएगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो बुशिंग बनाई जाती है वो किसकी होती है? आप बताओगे चीनी मिट्टी या फिर पोर्सलिन की। और इसका कार्य क्या होता है कि वोल्टता को इनपुट और आउटपुट के अंदर क्या करना? प्रदान करना। उसके बाद में बात करते हैं कि एक्सप्लोजन वाल्व के बारे में, कि जो एक्सप्लोजन वाल्व इसको बोला जाता है कि विस्फोटक,
विस्फोटक मुँह भी बोला जाता है इसको। एक्सप्लोजन वाल्व क्या होता है कि विस्फोटक मुँह, इसका कार्य क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है वो गर्म होता है, और गर्म होने के कारण क्या होगा कि इसके अंदर गैस बनेगी, और गैस बनने के कारण क्या होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर इतना गैस बन जाती है। अपने उदाहरण लेते हैं कि कुकर का, जैसे कि कुकर होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, कुकर का कार्य क्या होता है कि कुकर के ऊपर क्या होती है कि ऊपर की साइड क्या होती है, इस प्रकार से इसका ढक्कन होता है, यहाँ पर सीटी लगाई जाती है, और अगर ये सीटी ऑन नहीं होती है तो यहाँ पर एक अलग से प्रोटेक्शन दी जाती है, यहाँ पर एक वाल्व लगाया जाता है, वो क्या होता है कि फट जाता है, और सारी की सारी जो गैस होती है वो क्या होती है कि इससे बाहर निकल जाती है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर अलग से प्रोटेक्शन दी जाती है कि अगर ये पूरा जो मेन टैंक है ये अगर गैस से भर गया है, यानी इसके अंदर ऑयल का मान ज़्यादा गर्म हो गया है, तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर एक वाल्व लगाया जाता है, ये क्या होता है कि फट जाता है, और इसके कारण क्या होता है कि इसकी जो पूरी जो गैस है वो क्या होता है यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और इससे क्या होता है कि ऑयल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लोजन वाल्व का कार्य क्या होता है कि इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, गैस रिलीज वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये दर्शाता है टेम्परेचर को, यानी जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, ये यहाँ पर एक मीटर लगाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि कूलिंग पाइप की। कूलिंग पाइपें क्या होती है कि ये ऑयल को ठंडा करने का कार्य करती है। जिस प्रकार से क्या होता है कि ऑयल गर्म होता है तो गर्म होते ही ऊपर की ओर जाएगा, और इन पाइपों के माध्यम से क्या होगा कि सर्कुलेट होगा इस प्रकार से ऑयल, और ये हवा के संपर्क में आएगी पाइपें। अपनों ने पढ़ा था कि कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर, कूलिंग के आधार पर जिसका पढ़ा था कि ऑयल क्या होता है कि जैसे जैसे गर्म होगा और इन पाइपों के माध्यम से आएगा, और क्या होगा कि ये हवा के संपर्क में आएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी ये पाइपें ठंडी, उसके कारण क्या हो जाएगा ऑयल भी क्या हो जाएगा ठंडा, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कूलिंग पाइपें। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑयल के बारे में कि ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है वो क्या होता है, खनिज तेल। ठीक है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा ना। ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में बात करते हैं। ऑयल क्या होता है, खनिज तेल होता है। ठीक है, खनिज तेल, और इसी के साथ साथ क्या होता है, ये अचालक होता है, यानी इसके अंदर आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि जो खनिज तेल होता है वो, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो चालक होता है या फिर अचालक, आप क्या बताओगे, अचालक होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर चालकता आ जाए तो जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट। ठीक है, ये क्या होता है, अचालक होता है, और अचालकता को बरकरार रखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है यहाँ पर, स्वच्छक का यानी ब्रीदर का, ताकि नमी न जाए और ये अचालकता इसकी बनी रहे। उसके बाद बात करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका जो मेन कार्य क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच के अंदर क्या होता है कि इन वाइंडिंग का इंसुलेशन प्रदान करना, यानी इनके बीच में अचालकता प्रदान करना, और क्या करना कि इन वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए इस ऑयल का काम में लाया जाता है। अब बात करते हैं कि ऑयल के जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑयल के कुछ गुण होते हैं कि सबसे पहला जो गुण आता है वो आता है कि इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है, फ्लैश पॉइंट का मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी इसको बोला जाता है कि चमक बिंदु। चमक बिंदु क्या होता है, चमक बिंदु वह होता है कि जिस पर ट्रांसफार्मर का ऑयल क्या होता है कि जलना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, यानी अधिक तापमान बढ़ने के बाद भी क्या हो कि ट्रांसफार्मर का अंदर कोई भी ऑयल के अंदर आग वगैरह न लगे। उसके बाद बात करते हैं कि इसका फायरिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। फायरिंग पॉइंट से मतलब है कि जैसे जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होगा वो क्या है कि किसी अवस्था में कन्वर्ट ना हो, यानी वाष्प के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट ना हो, या फिर भाप या गैस के अंदर कन्वर्ट ना हो, यानी इसका भी मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कि आपको सभी को पता है कि जो अचालक होते हैं, अचालकों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, यानी उनके अंदर वोल्टेज सहन करने की क्या होती है, कुछ गुण होते हैं, यानी कितने वोल्ट तक कितने देर तक सहन कर सकते हैं, यानी इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी इसे बोला जाता है परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य का मान भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी जो इसके अंदर है अधिकतम से अधिकतम वोल्टेज को क्या कर सके, सहन कर सके। अब जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की 3 स्टेज बताई गई है कि ऑयल होता है उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो यानी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। उच्च परावैद्युत सामर्थ्य के अंदर आता है जो मान आता है वो आता है, बोला जाता है कि 75 किलो वोल्ट प्रति mm, यानी उच्च परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है,
75 किलोवोल्ट प्रति एमएम ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर मध्य के अंदर बात करें कि मध्य के अंदर परावैद्युत सामर्थ्य उसका मान होता है 30 यानी 35 किलोवोल्ट प्रति एमएम। और निम्न के अंदर बात करते हैं कि निम्न का अंदर आती है निम्न परावैद्युत सामर्थ्य उसका मान होता है 30 किलोवोल्ट प्रति एमएम। यानी ट्रांसफार्मर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी रखनी है, 30 से 35 के लगभग आपकी होनी चाहिए। तो ये आपकी जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल है वो आपकी जो सारे गुण है वो बरकरार रहेंगे। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट थे और ये थे कुछ ट्रांसफार्मर के भागों का अध्ययन जो आज आपने किया। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।